चलिए, सो हमने सेक्शंस पढ़ा था बेटा। सेक्शन 119 अपने को पढ़ना है ना। 118 अपन ने पढ़ लिया था। सो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, बात कर रहे हैं हम इंस्पेक्शन ऑफ मिनट बुक्स ऑफ जनरल मीटिंग, यानी कि ऐसे मिनट बुक्स जिसके अंदर जनरल मीटिंग की समरी लिखी जाती है, वो अपन यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, फुर्ती से बताइए, सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको आवाज़ नहीं आ रही है? सबको आ रही है? चलिए ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं अपन। जो भी बुक्स जो मिनट्स कंटेन कर रही हैं आपकी किसी भी एनुअल एजीएम की या फिर पोस्टल बैलेट की, तो उसको रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखा जाएगा और ओपन रहेंगी वो बिजनेस आवर्स के अंदर इंस्पेक्शन के लिए, विदाउट चार्ज। लेकिन किसके लिए? मेंबर्स के लिए। ठीक है, चलो, सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, कुछ हम रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जैसे कि आप कॉपी नहीं कर सकते उसको हमारी परमिशन के बिना, है ना। आप पेज फाड़ कर लेके नहीं जा सकते, ये होती है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, चलिए, जिसको आप कहाँ पर डाल सकते हैं? आर्टिकल्स में या जनरल मीटिंग्स के अंदर। ठीक है, चलिए, और कितना टाइम रहेगा इंस्पेक्शन का? हम कम से कम 2 घंटे तो देंगे ही देंगे हर बिजनेस डे के अंदर, जो कि आपको अलाउड रहेगा इंस्पेक्शन के लिए। चलिए, ये पॉइंट क्लियर हुआ। बी पॉइंट, और भी कुछ अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हम देख रहे हैं फॉर द कैपिंग ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग्स आर। सबसे पहले बहुत ही जनरल चीज़ें बेटा, मिनट्स कैसे होनी चाहिए? बिल्कुल फेयर एंड करेक्ट समरी होनी चाहिए, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वो सारे के सारे मिनट्स के अंदर इंक्लूड करना चाहिए आपको। इन केस मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कमिटीज ऑफ द बोर्ड मिनट्स शैल ऑल्सो कंटेन, यानी कि अगर कमिटी की जो मीटिंग होती है उसके जो मिनट्स बनाए जाते हैं उसके अंदर आपको और क्या क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले ऐसे कौन से डायरेक्टर्स हैं जो कि प्रेजेंट थे, उनके नाम लिखिए मिनट्स के अंदर। सेकंड, ईच रेजोल्यूशन जो पास आप कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर नाम लिखिए डायरेक्टर्स का, जो कि क्या हैं? डिसेंटिंग है या फिर नॉन कॉन्करिंग है, यानी कि या तो जिसने मना किया रेजोल्यूशन पर या जिसने वोट ही नहीं किया। ठीक है, उनका नाम लिखिए आप। ये कब? जब आप कमिटी की मीटिंग करते हो। ठीक है, उसके मिनट्स के अंदर लिखना पड़ेगा आपको। चलो, देयर शैल नॉट बी इंक्लूडेड एंड द मिनट्स इन एनी मैटर द ओपिनियन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, यानी कि चेयरमैन की ओपिनियन के अकॉर्डिंगली ऐसा कोई भी मैटर मिनट्स में इंक्लूड नहीं करना चाहिए जो कि क्या है? डेफेमेटरी है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट। मेरे को फुर्ती से बताओ ये पर्सन कौन होगा? मेंबर, क्रेडिट होल्डर, डिवेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर, कि बैंक, कि रेगुलेटरी, कौन होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन हेयर? कोई भी गलत बोल दिया बेटा आपने। मेंबर्स, फिर गलत बोल दिया बेटा आपने, गलत बोल रहे हो। ये देखिए क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम बोर्ड मीटिंग के मिनट्स के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल तो, है ना। तो आपका जवाब ऐसा है सर, अगर बोर्ड मीटिंग है ना तब तो डायरेक्टर है ना। अगर कमिटी मीटिंग है तो फिर कमिटी मीटिंग के मेंबर्स जो कि वो भी डायरेक्टर है, और अगर सर एजीएम है तो फिर उसके अंदर मेंबर्स हैं। अरे इसके अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटी कहाँ से आ जाएगा? बैंक कहाँ से आ जाएगा? ऐसा नहीं है ना। सो किसी भी पर्सन के डिफेमेशन के रिगार्डिंग अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो हम उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। या कोई इररिलेवेंट है या इमटेरियल है, हटा देंगे। कोई डेट्रीमेंटल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के हित में नहीं है, हम हटा देंगे उसको मिनट्स में से। ठीक है, चलिए, हमारे चेयरमैन के पास एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है कि क्या चीज़ को इंक्लूड करना है और क्या चीज़ को इंक्लूड नहीं करना है मिनट्स के अंदर। ठीक है, जो भी ड्राफ्ट मिनट्स रहेंगे आप जो बनाएंगे आप मिनट्स, सबसे पहले वो सर्कुलेट होते हैं सारे के सारे डायरेक्टर्स को 15 दिन के अंदर अंदर, जब से मीटिंग आपकी हुई है। ठीक है, या तो आप राइटिंग के अंदर बना लो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर वो क्या डिसाइड करेंगे कि क्या ये ड्राफ्ट मिनट्स सही हैं, और अगर सही हैं
तो फिर इसको क्या करा जाएगा, साइन, इसको मिनट बुक्स के अंदर लगाया जाएगा और साइन करा जाएगा। चलेगा, ठीक है। और ये हमारे जो मिनट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, एविडेंस माने जाते हैं, ठीक है, मीटिंग के। चलिए, अच्छा बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? नहीं, चलिए ठीक है। 7th पॉइंट कहता है कि मिनट्स आप अगर सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली रखते हो, यानी कि अपन जो ऊपर प्रोविजंस पढ़कर आए ना उसके अकॉर्डिंगली रखते हो, तो जब तक उसके उलट प्रूफ ना हो जाए, यानी कि अनटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, तो मीटिंग को क्या मान लिया जाएगा कि वो ड्यूली कॉल्ड एंड हेल्ड है, ठीक है। मतलब आपने कायदे से रखा उसको, ठीक है, तो हम क्या मानेंगे कि हाँ भाई मीटिंग कायदे से हुई है और कायदे से रखी गई है, जब तक कि उससे कॉन्ट्ररी प्रूफ ना हो जाए। चलेगा, चलिए ठीक है। 8th पॉइंट, नो डॉक्यूमेंट at any general meeting of a company shall be circulated or advertised at the expense of the company unless it includes the matter of this section to be contained in the minutes। यानी कि ये बोलता है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आप, नो वॉइस, बच्चों वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को बताइए? आ रही है, आयुषी आ रही है बेटा इनको तो। कॉन्ट्ररी प्रूफ मीन्स, मतलब बेटा कॉन्ट्ररी मतलब जो आपने लिखा है उसके अंदर उसके बिल्कुल अपोजिट, उसके बिल्कुल अगेंस्ट आप प्रूफ कर दो। यानी कि अगर मिनट्स के अंदर लिखा है कि मिस्टर शर्मा डायरेक्टर के अपॉइंट हुए हैं, लेकिन अगर आप प्रूफ कर दो कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ये होता है अनटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ओके। चलिए 8th पॉइंट, कोई भी डॉक्यूमेंट है जनरल मीटिंग के रिगार्डिंग, वो आप सर्कुलेट नहीं करोगे और एडवर्टाइज नहीं करोगे कंपनी के एक्सपेंसेस पर तब तक जब तक वो कंपनी के मिनट्स के अंदर इंक्लूड नहीं हो जाता। यानी कि अगर आपको एडवर्टाइजमेंट या सर्कुलेट करवाना है कंपनी के एक्सपेंस पर, तो वो क्या होना चाहिए, मिनट्स के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। अदरवाइज आप कंपनी के एक्सपेंस पर नहीं करवा सकते उसको सर्कुलेट या फिर एडवर्टाइज्ड। चलेगा, चलिए। नाउ एवरी कंपनी को ऑब्जर्व करना पड़ता है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। हमारी ICSI दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, जिसमें से 2 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी हैं ऑब्जर्व करने के लिए। सबसे पहला है जनरल मीटिंग के रिगार्डिंग, सबसे पहला है आपका हालांकि SS1 जो कहते हैं ये है बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग, एंड SS2 जो है जनरल मीटिंग के रिगार्डिंग। चलेगा, ये लीजिए हो गया। इसको अप्रूव भी किया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं है, ठीक है। चल 10th पॉइंट, अगर कोई भी डिफॉल्ट वगैरह आप करते हो है ना इस प्रोविजंस को कंप्लाई करने के लिए, तो कंपनी पर लाइबिलिटी आती है 25,000 रुपीज़ की, एंड एवरी ऑफिसर पे लाइबिलिटी आती है 5,000 रुपीज़ की। ये लीजिए। अगर कोई पर्सन टेम्परिंग करता हुआ पाया जाता है मिनट्स को, यानी मिनट्स के साथ छेड़छाड़ करता हुआ, मिनट्स को फाड़ना, मिनट्स को चेंज करना, उसके अंदर एल्ट्रेशन करना, तो उस केस के अंदर कितनी इम्प्रिजनमेंट होती है, इम्प्रिजनमेंट जाती है जो कि कितनी जाती है 2 साल मैक्सिमम, एंड फाइन जाएगा 25,000 रुपीज़ मिनिमम, जो जा सकता है आपका 1 लाख रुपीज़। और ये बेटा नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ठीक है, क्योंकि एंड लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, अच्छा बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अपना सेक्शन 119 कवर हो गया बेटा। एट्थ पॉइंट बेटा, 8th पॉइंट के अंदर अगर ओके कोई कुछ कहना चाह रहा है, 8th पॉइंट नहीं है सी, क्या कहना, ठीक है। 8th पॉइंट के अंदर बेटा ये बताना चाह रहा है कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट जनरल मीटिंग के रिगार्डिंग आप क्या करना चाहते हैं, सर्कुलेट या एडवर्टाइज करना चाहते हो, वो भी कंपनी के एक्सपेंस पर, तो आप तभी कर सकते हो जब तक आपका वो इंक्लूड नहीं होता है आपके मिनट्स के अंदर, कंपनी के मिनट्स के अंदर।
ठीक है, तो ही आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। चलेगा? चलिए, रजिस्टर्स, इसके अंदर क्या है, रजिस्टर्स अपन मेंटेन कर रहे हैं भाई, है ना। सेक्शन 88 हालांकि बात करता है रजिस्टर्स के बारे में, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए सेक्शन 88। ओके, तो आपको सर्टेन रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते हैं, है ना, स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स कहते हैं इनको अपन। चलिए ठीक है, सो रजिस्टर्ड ऑफिस पर आप मेंटेन करेंगे इनको, बहुत बढ़िया बात है। ये आपको कुछ लिस्ट दे रखी है अलग अलग तरह के रजिस्टर्स के बारे में, ये देखिए। सो आप कोई भी एनी 5 इसमें अंदर याद कर लीजिए, है ना, जैसे कि रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये लीजिए, रजिस्टर ऑफ इंडेक्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, बेनिफिशियल ओनर्स, ये लीजिए, ये हो गए आपके, है ना। ऐसे ही आपको नीचे तक दे रखे हैं काफ़ी सारे, तो अगर 5 या फिर आप मैक्सिमम 10 याद कर लेते हैं आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं अपन सेक्शन 94 पर, कि हम उन रजिस्टर्स को रखेंगे कहाँ। ओके, एंड दूसरी बात, इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस हैं। तो बेटा जनरल प्रोविजन यही है कि आप अपने रजिस्टर्स को, देखिए लिखा हुआ है, देखिए रजिस्टर्स जो कि आप मेंटेन करते हो सेक्शन 88 के अंदर, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था 88 लिख लीजिए, है ना। एंड द कॉपीज ऑफ एनुअल रिटर्न, यानी कि सेक्शन 92 लिख लीजिए, ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है आपके जानकारी के लिए, सेक्शन 92। तो आपको ये रखने पड़ेंगे अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर, चलेगा? ओके, रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखना पड़ेगा। ओके, चलिए, सो अपन यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर आप कहीं और भी रखना चाहते हो पूरे इंडिया के अंदर किसी भी और जगह पर, ठीक है, लेकिन कहां पर, जहां पर मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो उस रजिस्टर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं वो रिजाइड करते हैं। यानी कि सपोज ये हमारी रजिस्टर है, इसके अंदर 100 मेंबर हैं, अगर ये रजिस्टर का, इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है महाराष्ट्र के अंदर, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन पंजाब के अंदर, ठीक है, पंजाब के अंदर 12 मेंबर रहते हैं और उन 12 मेंबर का नाम इस रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका 1/10 से ज़्यादा किसी भी जगह पर अगर रहते हैं तो वहाँ पर हम रजिस्टर डाल सकते हैं, वहाँ पर रजिस्टर रख सकते हैं, ठीक है। तो हम पंजाब में रख सकते हैं क्या? हाँ जी, रख सकते हैं। 100 का 1/10 निकालिए, 10 आता है, 10 से 12 ज़्यादा है, मतलब 12 10 से ज़्यादा है, हाँ जी ज़्यादा है ना, तो इस केस के अंदर हम रख देंगे। चलिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिजाइड करते हैं 1/10 से तो हम एकदम से रख देंगे, नहीं, आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर, ठीक है, एंड रजिस्ट्रार को भी बताना पड़ेगा प्रपोज रेजोल्यूशन इन एडवांस कि हम ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। और स्पेशल रेजोल्यूशन तो MGT 14 में फाइल करते ही हैं, ये तो आपको कितनी बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए, नाउ the period for which the registers, returns and records are required to be kept shall as may be prescribed, यानी कि कितने टाइम तक कौन से रजिस्टर्स को आपको संभाल कर रखना पड़ेगा वो एज में भी प्रेस्क्राइब्ड कर रखा है, हालांकि आपको यहाँ पे बता नहीं रखा है, हालांकि एक्ट के अंदर काफ़ी डिटेल में बता रखा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है आपके रजिस्टर्स एंड देयर इंडाइसेस। आपने इंडेक्स पढ़ा होगा ऊपर, इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है इंडाइसेस, ठीक है। चलिए, सो अपने रजिस्टर्स और इंडाइसेस एक्सेप्ट व्हेन दे आर क्लोज्ड, मतलब अगर अपन को तो क्लोज करते हैं थोड़े टाइम के लिए, क्यों सर, हमको डिविडेंड देना है, हमको बोनस शेयर देना है, तो उसके लिए हमको कैलकुलेट करने पड़ते हैं ना कितने मेंबर्स हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम रजिस्टर्स क्लोज करते हैं, चलेगा। तो उसके अलावा सारे टाइम ये रजिस्टर्स, इंडाइसेस और कॉपी ऑफ ऑल द एनुअल रिटर्न्स ओपन रहेंगे इंस्पेक्शन के लिए। कौन कौन कर सकता है? मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स या अदर सिक्योरिटी होल्डर्स और बेनिफिशियल ओनर्स, बिजनेस आवर्स के अंदर, फ्री के अंदर, बिल्कुल फ्री, आओ आराम से इंस्पेक्शन करो, ठीक है। लेकिन कोई और पर्सन अगर करना चाहता है तो उसको फी पे करनी पड़ेगी एज में भी प्रेस्क्राइब्ड। यहाँ पर बेटा 50 रुपीज़ है मैक्सिमम, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, जनरल नॉलेज में काम आ जाएगा, ठीक है। चलिए, any such member, debenture holder or other security holder or beneficial owner or any person may
यानी कि जो भी इंस्पेक्शन करने आ सकते हैं लोग, वो क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, कुछ पेजेस का जेरोक्स विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फी। लेकिन अगर आपको पूरी कॉपी ही चाहिए, उसका पूरा जेरोक्स चाहिए, तो फिर आपको फीस पे करनी पड़ेगी एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। बेटा मैक्सिमम 10 रुपये चार्ज कर सकते हैं पर पेज। लिख लीजिए, आपको जनरल नॉलेज के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने SS4 इशू किया है, रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स, और उनका ये मानना है कि उस SS4 का जो एडहेरेंस है ये रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है, रिकमेंडेटरी। मतलब वो कहते हैं आपको इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए। चलिए बताइए, क्या यहाँ पर अपना सेक्शन ख़त्म हुआ? कोई दिक्कत है बेटा सेक्शन 94 के अंदर? बताइए बच्चों। नहीं? बच्चों, वी शुड हैव अ क्विक रिस्पॉन्स। क्लियर? चलो ठीक है, एक बच्चे ने बोल दिया क्लियर, एंड आई एज्यूम कि फिर सबका क्लियर है। चलिए सेक्शन 179 स्टार्ट कर रहे हैं अपन। इसके अंदर बोलता है पावर्स ऑफ द बोर्ड, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो क्या क्या काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर बोलता है कि हमारे जो बोर्ड है ना, वो एक्सरसाइज सारे के सारे पावर्स कर सकते हैं जो दे रखी हैं। ठीक है, जो उनके लिए दे रखी हैं, चलेगा। जो कंपनी ऑथराइज्ड है वो सारे के सारे काम कर सकते हैं, यानी जो कंपनी कर सकती है वो सारे के सारे काम हमारे बोर्ड कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए, सब्जेक्ट टू कुछ प्रोविजंस अगर दे रखे हैं आपके एक्ट के अंदर, मेमोरेंडम के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन दे रखी है, आर्टिकल्स के अंदर, या फिर कोई रेगुलेशंस अपन बनाते हैं किसके अंदर, जनरल मीटिंग के अंदर, तो फिर उन रेगुलेशंस और रेस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंगली आपको पावर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पावर कहाँ एक्सरसाइज करेंगे? जनरल मीटिंग में करेंगे क्या? फुर्ती से बताओ। बोर्ड मीटिंग में करते हैं, बिल्कुल सही है ना। ये लोग बोर्ड मीटिंग के अंदर अपनी पावर्स एक्सरसाइज करते हैं। सो बोर्ड शैल नॉट एक्सरसाइज एनी पावर और डू एनी एक्ट और थिंग विच इज डायरेक्टेड और रिक्वायर्ड। वापस से वही बात रिपीट कर रहा है बेटा कि अगर एक्ट के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं, मेमोरेंडम, आर्टिकल या फिर जनरल मीटिंग के अंदर कुछ दे रखा है, तो फिर उसके हिसाब से आपको अपनी पावर्स एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। चलेगा। नो रेगुलेशन मेड इनवैलिडेट द प्रायर एक्ट। सपोज, मेरी बात सुनो, सपोज कंपनी ने 50 लाख का लोन लिया आज, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बोल रखा था कि कंपनी लोन ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। नाउ अब से 3 महीने बाद हमारी जनरल मीटिंग के अंदर वो लोग बोलते हैं कि आप 25 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं ले सकते। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या ये कंपनी ने 3 महीने पहले जो लोन लिया था 50 लाख का, वो इनवैलिड हो गया क्या अब? नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के अंदर जाकर वो इनवैलिड नहीं हो सकता, क्योंकि जब इन लोगों ने 50 लाख का लोन लिया तब ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन थी क्या? नहीं, तो फिर ऐसा कोई भी वैलिड इनवैलिडेट नहीं करता है। ये कहता है आपका सी पॉइंट। चलेगा। डी पॉइंट, आप जो है द पावर्स ऑफ द बोर्ड जो है वो लिखा हुआ है, आप अपनी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ड्यूली कन्वेंड बोर्ड मीटिंग के अंदर कर सकते हो, जैसे कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि किसके अंदर कर सकते हैं, तो बोर्ड मीटिंग के अंदर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पावर्स दे रखी है आपको, ये आपको याद करना बिल्कुल ज़रूरी है। सबसे पहले कॉल्स ऑन द शेयर होल्डर्स, है ना, जो मनी अनपेड है उसके रिगार्डिंग पैसा मांगना है, तो बोर्ड क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग बुलवाएंगे। ठीक है, चलो मेरे को एक बात बताओ, सपोज जैसे ये है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, क्या बोर्ड क्या रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से पास कर सकता है क्या? ये बताओ बच्चों। नहीं सर, रेजोल्यूशन और सर्कुलेशन के अंदर तो बोर्ड मीटिंग होती ही नहीं है, है ना। तो इस केस के अंदर तो क्या कह रहा है, आपको ड्यूली कन्वेंड बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी, यानी कि ऐसी बोर्ड मीटिंग जिसके अंदर प्रॉपर कोरम भी हो। यस और नो? हाँ, सो मीटिंग रखवाओ और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इशू ऑफ सिक्योरिटीज करनी है आपको, पैसा बोरो करना है, पैसा इन्वेस्ट करना है,
किसी को लोन देना है, आपको अपने एफएस अप्रूव करवाने हैं, आपको डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है, आपको अप्रूव करना है अमलगमेशन, मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन जो कि अपन पढ़कर आए हैं, आपको टेक ओवर करना है कंपनी का, ठीक है, या फिर कोई और मैटर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो ये सारे के सारे काम आप अपनी बोर्ड मीटिंग के अंदर करो अच्छे से। तो सर ये एज में बी प्रेस्क्राइब्ड ऐसा ही है क्या? नहीं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पर। ये देखिए, ये 3 जो पॉइंट्स आ रहे ना, ये एज में बी प्रेस्क्राइब्ड के ही एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहला, हमारी कंपनी पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकती है बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करके। सेकंड, वो अपॉइंट कर सकती है और रिमूव कर सकती है केएमपी, जिसके अंदर आप भी आते हैं और हम भी आते हैं, है ना, दैट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स जो कि आप रहेंगे एंड कंपनी सेक्रेटरी जो कि हम रहते हैं। नेक्स्ट, आप अपॉइंट कर सकते हैं इंटरनल ऑडिटर्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर्स। यहाँ पर वापस हम आते हैं, सेक्रेटरियल ऑडिटर्स एक सीएस बनता है एंड इंटरनल ऑडिटर्स आप लोग भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो अपनी काफ़ी अच्छी कीमत है। चलिए आ जाते हैं अपन नेक्स्ट। ये बोलता है कि आप जो रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, आप जो रेजोल्यूशन पास करके अपनी पावर्स क्या कर सकते हो? डेलीगेट कर सकते हो। सर कौन सी पावर्स? 4 to 6 अबव। आ जाओ वापस से देख लेते हैं। यानी पॉइंट 4 से 6 के बीच के अंदर जो पावर्स दे रखी हैं, बोर्ड जो इसको एक रेजोल्यूशन पास करके अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है। डेलीगेट मतलब किसी और को हम अपनी पावर्स दे रहे हैं, यानी बोरो मनी, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स एंड ग्रांट लोन्स को हम रेजोल्यूशन पास करके किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं। सर किसको डेलीगेट करेंगे? सबसे पहला कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि कोई ऐसी कमिटी है जैसे ऑडिट कमिटी है ना, एनआरसी कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कर देंगे। या फिर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, या फिर कोई मैनेजर है, या प्रिंसिपल ऑफिसर है कंपनी का, या फिर प्रिंसिपल ऑफिसर है किसी ब्रांच ऑफिस का, तो उसको हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सेक्शन 8 कंपनी के अंदर 4, 5 और 6 पॉइंट के अंदर जो आपको दे रखी है पावर्स, जो कि अपन अभी पढ़कर आए हैं, उसको बोर्ड जो है रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से भी कर सकता है, यानी कि बोर्ड बाय सर्कुलेशन से भी आप पास कर सकते हो। इन 3 पावर्स को कर सकते हो, चलेगा? बताइए बच्चों, क्या ये क्लियर है? पावर्स ऑफ द बोर्ड सेक्शन 179। बच्चों बताइए। हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना, ये नीचे का छोड़ देना आप, आपको इतना पता है बहुत है, मोर देन इनफ है बेटा। अपना इतना बेसिक नॉलेज अपने को, बेसिक क्या, मोर देन बेसिक नॉलेज अपने को इस चीज़ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द पावर ऑफ बोर्ड। जो अपन ने सेक्शन 179 के अंदर जो पावर्स पढ़ी, उनको हम अब रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इन पावर्स के अंदर आपको क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। और स्पेशल रेजोल्यूशन कहाँ पास होता है? जनरल मीटिंग के अंदर, ठीक है। सबसे पहली पावर, अगर आपको कोई भी सेल, लीज या किसी भी तरह से डिस्पोज करना है, किसको? होल और सब्सटेंशियली ऑफ द होल ऑफ द अंडरटेकिंग को, तो फिर उस केस के अंदर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यहाँ पर अंडरटेकिंग का मतलब बता रखा है कि अगर इन कंपनी का इन्वेस्टमेंट किसी के अंदर एक्सीड करता है 20% ऑफ इट्स नेटवर्थ, तो वो क्या कहलाता है? अंडरटेकिंग कहलाता है। या फिर ऐसी अंडरटेकिंग जो 20% ऑफ टोटल इनकम ऑफ द कंपनी से ज़्यादा आप क्या कर रही है? जनरेट कर रही है पैसा। किससे ज़्यादा? 20% ऑफ कंपनीज टोटल इनकम, तो उस केस के अंदर वो अंडरटेकिंग माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर सब्सटेंशियली ऑफ द होल ऑफ द अंडरटेकिंग का क्या मतलब है? यानी कि अगर आप अपने अंडरटेकिंग की जो वैल्यू है, अंडरटेकिंग की एक वैल्यू निकालो कि सर ये इसकी मार्केट वैल्यू है, ठीक है, ऑडिटेड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली, जो कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की है, उसकी वैल्यू निकाल ली। अगर आप उसका 20% या उससे ज़्यादा आप सेल करते हैं, तो मान लेते हैं सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग, ठीक है। चलिए
और इसके अंदर जो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे वो तो आपको रजिस्ट्रार को फाइल करना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। सेकंड पावर जिसके अंदर आपको चाहिए कंसेंट बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, वो है इन्वेस्ट करना है अगर आपको अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। यानी कि आपको अगर मर्जर अमलगमेशन होता है तो आपको कंपनसेशन मिलता है, उस कंपनसेशन का आपको कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, जहाँ पर यूज़ करना चाहिए उसके अलावा अगर आपको यूज़ करना है तो उस केस के अंदर आपको क्या पास करना पड़ेगा, शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, आपको पैसा बोरो करना है। ठीक है, और पैसा बोरो करना है इसका प्रॉब्लम नहीं है। आप पैसा किससे बोरो ज़्यादा कर रहे हो, एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ो। अब इन तीनों के अंदर आपने पहले भी कुछ लोन ले रखा होगा। ठीक है, सपोज हमारे यहाँ पे 100 करोड़ है टोटल मिलाकर, है ना, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड पेड अप शेयर एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जिसके अंदर से 75 करोड़ का लोन तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो बताइए हमारे पास कितनी लिमिट बची है, 25 करोड़ की, है ना। यानी कि हम 25 करोड़ और ले सकते हैं। अब हमारी कंपनी अगर 32 करोड़ का लोन लेना चाहती है तो मुझे बताइए क्या हमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? हाँ सर, हमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन इस लोन्स के अंदर टेम्परेरी लोन्स इंक्लूड नहीं होते हैं। यानी कि ये 75 लाख या फिर 75 करोड़ या 32 करोड़, इसके अंदर टेम्परेरी लोन्स को माइनस करके होता है, वो चलेगा। अब आप कहेंगे सर टेम्परेरी लोन्स क्या होता है? तो टेम्परेरी लोन्स होता है बेटा जो रिपेबल ऑन डिमांड है, या फिर लेने से 6 महीने के अंदर आप क्या करते हो, पे कर देते हो, यानी शॉर्ट टर्म के लिए कैश क्रेडिट अरेंजमेंट्स वगैरह या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ठीक है, सो ये सारे क्या कहलाते हैं, आपके टेम्परेरी लोन्स कहलाते हैं। अगर कंपनी इसको लेती है तो वो लिमिट्स के अंदर काउंट नहीं होगा। क्लियर है? वही आपको MGT 14 फाइल करना पड़ता है इसके अंदर रजिस्ट्रार को, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। एंड लास्ट, टू रेमिट और गिव टाइम फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू फ्रॉम अ डायरेक्टर। यानी कि अगर डायरेक्टर ने कोई लोन ले रखा है और डायरेक्टर का लोन का चुकाने का टाइम आ गया है, लेकिन डायरेक्टर और ज़्यादा टाइम चाहता है या फिर बोलता है कि मैं तो दे ही नहीं सकता इसको, ठीक है, तो अगर उसका ऐसा डिसीजन आपको करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और वही स्पेशल रेजोल्यूशन आपको फाइल करना पड़ेगा MGT 14 के अंदर रजिस्ट्रार को। यानी कि सबके सब आपको फाइल करने पड़ते हैं। चलेगा ना? जो स्पेशल रेजोल्यूशन आप पास कर रहे हो किसके रिगार्डिंग, वो बोरोइंग के रिगार्डिंग, जो अपन ने थर्ड पावर पढ़ी ना उसके रिगार्डिंग। तो उसके अंदर आपको टोटल अमाउंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि अब आप कितना ले सकते हो। ठीक है, चलिए सी पॉइंट। और बस आप यहाँ तक ये आप कट करिए, कहाँ गया, हाँ ये आप कट करिए, अपने को सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ना है। ठीक है, ये है आपके मेन पॉइंट जो कि रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द पावर्स ऑफ द बोर्ड के बारे में बात करते हैं। चलेगा? बताइए फुर्ती से, सेक्शन 180 कवर हुआ क्या बेटा? फुर्ती से बताएंगे। यस, चलिए एक बहुत ही थ्योरेटिकल आपके यहाँ पे टॉपिक दे रखा है जिसको आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, ये है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यही आपका सी पार्ट में भी है। ठीक है, जिसको भी अपन वापस पढ़ेंगे। तो अपन यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से, वहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। चलिए, सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? ये सेट है सिस्टम्स का, प्रिंसिपल्स का और प्रोसेसेस का, जिससे कंपनी क्या होती है, गवर्न करती है। कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करने के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए पड़ता है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आता है। चलेगा? सो आपको बेसिकली ये रटना पड़ेगा कि व्हाट इज द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स के बारे में। सबसे पहला है आपका ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब हमको ऐसे बताना है ताकि सामने वाला इजीली अंडरस्टैंड कर जाए ट्रुथ। ठीक है, और हमको सारी चीजें क्या रखनी है, बिल्कुल टाइमली डिस्क्लोज करनी है। सारी की सारी जो हमको इन्फॉर्मेशंस हैं वो हमको टाइमली डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। किसी को वॉइस की दिक्कत आ रही है क्या बच्चों?
यस सर। और किसी को? नहीं सर। थोड़ा सा ना रीएलोकेट कर लिया करो, होता है कभी कभी, इट्स ओके, होता है, इट्स ओके, ठीक है। सो ट्रांसपेरेंसी के अंदर क्या है, हमको सारी टाइमली डिस्क्लोजर करना है, ऐसा डिस्क्लोज करना है कि वो क्या हो, एक्यूरेट हो, एडिक्वेट हो और उसको इजीली समझ में आ जाए। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अगर कोई काम गलत करता है तो उस केस के अंदर उसको रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम ब्लेम गेम करते रहें, ठीक है। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो अकाउंटेबिलिटी जो है वो किस पर रहती है, चेयरमैन के ऊपर, ठीक है। सो एज पर द पोजीशन सारी की सारी अकाउंटेबिलिटी किसी पर्सन पर रहनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब कि आप पर कोई कंट्रोल ना करे, ठीक है, आप अपनी तरफ से पूरा काम करो। हमें चाहिए कि हमारा टॉप मैनेजमेंट क्या रहो, इंडिपेंडेंट हो, किसी के बस में ना आए, ठीक है। अदरवाइज फिर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ड्रीम हो जाएगा, ठीक है, अगर टॉप मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट नहीं है तो चलेगा। नेक्स्ट आते हैं नीड ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या जरूरत है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की? सबसे पहला, वाइड स्प्रेड ऑफ शेयर होल्डर्स। पहले के टाइम पे शेयर होल्डर्स हमारे थोड़े पोड़े इधर से रहते थे जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस है, लेकिन आज के टाइम में हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो पूरे देश में फैले हुए हैं और कभी कभी तो इवन वर्ल्ड में भी रहते हैं, ठीक है। तो फिर उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपनाना पड़ेगा, चलेगा। फिर शेयर होल्डर्स की डेमोक्रेसी भी है, अपन पढ़ के आ चुके हैं, है ना। प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के अंदर शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, चलेगा। चलिए नेक्स्ट, चेंजिंग ओनरशिप स्ट्रक्चर। पहले क्या था, ओनली शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स ही रहते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, चाहे वो फॉरेन हो या इंडियन हो, म्यूचुअल फंड, ठीक है, ये कैसे हो, तो ये ऐसे लोग आजकल हमारे ओनरशिप के अंदर आने लग गए हैं और फिर इनकी क्या है, बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती हैं और इनके बहुत चैलेंजेस रहते हैं। अगर हम इनको प्रॉपर मैनेजमेंट या प्रॉपर आउटकम्स न दें तो ये छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा है। तो इस केस के अंदर फिर हमको कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना ही पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट स्कैम्स और स्कैंडल्स। पिछले टाइम के अंदर हमारे इतने सारे फ्रॉड्स हुए, जैसे कि हर्षद मेहता और सत्यम स्कैंडल्स, कि हमको लगा कि हमारा एक्ट के अंदर काफ़ी कमी है और हमको एक्ट के साथ साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो आपने नाम सुना ही होगा मेरे ख्याल से, हर्षद मेहता एंड सत्यम स्कैंडल्स के बारे में, ओके। नेक्स्ट, ग्रेटर एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर, यानी आज के टाइम में हाँ सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है कि रीजनेबल प्राइस हो, अच्छी क्वालिटी हो, पॉल्यूशन भी ना हो और रिसोर्सेज का भी बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। और ऐसा हम तभी अचीव कर सकते हैं बेटा जब हम क्या करें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूज़ करें। हॉस्टाइल टेक ओवर्स, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब भी आप टेक ओवर करते हो तो उसकी कंपनी की एफिशिएंसी पर क्वेश्चन मार्क लगता है। क्यों? क्योंकि जो दूसरी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ आते हैं वो यहाँ पे ढंग से मैनेज नहीं हो पाते हैं। तो दूसरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी के अंदर अच्छे से रह सकें, वो कैसे रह सकते हैं, जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अच्छा इस्तेमाल करें, ठीक है। ये कंट्रीज़ के बेसिस पे बता रहा हूँ मैं, जहाँ पे सपोज जापान की अगर कोई कंपनी इंडिया के अंदर मर्ज होती है तो जापान के सारे एम्प्लॉयज़ हमारे लिए काम करेंगे अब, ठीक है। तो फिर एफिशिएंसी प्रॉपर होगी तब जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉपर होगा, ठीक है। चलिए, ह्यूज इंक्रीज इन द टॉप मैनेजमेंट कंपनसेशन, यानी कि आपने देखा होगा हमारे डायरेक्टर्स की जो सैलरीज है वो लाखों में जाती है ना, और कभी कभी तो करोड़ों में भी। तो अब हम इतना पैसा दे रहे हैं तो काम भी तो होना चाहिए ना, तो इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस से हम अच्छे से उनका काम निकालेंगे, ठीक है। एंड लास्ट, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब बाहर की कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं वो भी compete करती है हमारे साथ, तो अगर हम ढंग से काम नहीं करेंगे तो वो आगे बढ़ जाएंगी। इसीलिए हमको चाहिए कि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉपर तरीके से रखें, ठीक है, ताकि हम उनके साथ अच्छे से कंपटीशन कर सकें। ये आपको सारी की सारी चीज़ें देखनी है। नेक्स्ट आता है अच्छा
सेबी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो ऊपर जो बताया था वो नॉर्मल कंपनीज के बारे में बताया था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट के बारे में। अब सेबी क्या कहता है वो अपन देख रहे हैं। सेबी किस पे अप्लाई होता है बच्चों? ऐसी कंपनीज जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पर। हाँ, बज़वर्ड मतलब जो ज्यादा ही चलन में है, जो ज्यादा ही चलन में है। जैसे कि अभी ज्यादा चलन में क्या है, वो बॉलीवुड का नशेड़ी गैंग, ऐसा न्यूज़ के अंदर आ रहा है ना आजकल, कुछ ज़्यादा चलने लग जाता है ना। या दीपिका मांगे माल, तो ये क्या है? ये बज़वर्ड है जो हर जगह सुनाई देते हैं आज के टाइम में। ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड द बज़वर्ड्स। ठीक है, बबीता ने पूछा था आई गेस। चलिए नेक्स्ट आता है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हम सेबी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि सेबी ने अपने लॉ के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट रखी है ताकि आपका प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो सके। सबसे पहला, आपका भाई बोर्ड जो है ना वो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, यानी कि दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे के सारे एग्जीक्यूटिव भर दिए और ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भर दिए। नेक्स्ट, आपकी कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होना ही चाहिए, लेकिन कितने होने चाहिए ये डिपेंड करता है कि चेयरमैन कैसा है, एग्जीक्यूटिव है कि नॉन एग्जीक्यूटिव है। देखो, अगर हमारा चेयरपर्सन जो चेयरमैन है वो अगर नॉन एग्जीक्यूटिव है तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। लेकिन अगर हमारा चेयरमैन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी भी देख लेते हैं। ऑडिट कमिटीज होनी चाहिए आपके यहाँ पे, चलो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए। सर रिपीट बेटा, देखिए बोर्ड के अंदर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहने चाहिए। ये किस पर डिपेंड करेगा कि चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है कि नॉन एग्जीक्यूटिव है। ठीक है ना, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अगर है तो एटलीस्ट 1/3 आपके होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और अगर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है तो एटलीस्ट हाफ होना चाहिए आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, बताओ दिनेश, इज इट क्लियर? टू यस, अच्छा यस सर, ओके। अब इसके अंदर हम ऑडिट कमेटी देख रहे हैं। ऑडिट कमेटी के अंदर भाई आपके कम से कम 3 मेंबर्स तो होने चाहिए। ठीक है, सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, जिसके अंदर मेजॉरिटी जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर एटलीस्ट एक डायरेक्टर को क्या हो, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग नॉलेज होनी चाहिए। जो चेयरपर्सन रहेगा, दैट इज जो चेयरमैन रहेगा, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। एंड चेयरमैन एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर प्रेजेंट रहेगा शेयर होल्डर्स की क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। ये लीजिए, ये ऑडिट कमेटी की हो गई। इसके ऑडिट कमेटी के कुछ पावर्स भी बता रखे हैं, क्या क्या पावर्स हैं। तो ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, किसी भी एम्प्लॉयज से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, आउटसाइड कोई लीगल या प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकते हैं। ठीक है, ये किसी की भी अटेंडेंस सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, कि आप रुको, हमको आपसे पूछताछ करनी है। तो ऐसी पावर्स हैं आपकी ऑडिट कमेटी की। फिर बात करते हैं आपकी ऑडिट कमेटी का रोल क्या है। तो इसके अंदर आपको कुछ देखो दे रखे हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के प्रोसेस को ओवरव्यू करना, ये एक रोल है। अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर को रिकमेंड करना, ये भी उसका रोल है। इंटरनल ऑडिट फंक्शंस को रिव्यू करना, ठीक है, डिस्कस करना एक्सटर्नल ऑडिटर्स के रिगार्डिंग, ठीक है, कि भाई क्या कर सकते हैं अपन, कैसा करना है ऑडिट अगर अपने को, तो ये रोल रहता है आपका। ठीक है, ऑडिट कमेटी का। और लास्ट, रिव्यू करना फाइनेंशियल एंड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज। जो आप पॉलिसीज बनाते हो फाइनेंशियल एंड रिस्क मैनेजमेंट, उसको रिव्यू करने का काम किसका है? ऑडिट कमेटी का काम है। सेबी के कोड्स के अंदर बात करते हैं हम रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, कि हमारे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं रेम्यूनरेशन के, ठीक है, वो सब आपको क्या है बताने पड़ते हैं। जैसे कि सैलरी, बेनिफिट, बोनस, स्टॉक ऑप्शंस, पेंशंस, ये आपको बताना पड़ेगा कि आप एनुअल रिपोर्ट के अंदर कि भैया हम इतना पैसा देते हैं हमारे डायरेक्टर को, चलेगा ना।
आपको डिटेल के अंदर बताना पड़ेगा कि फिक्स्ड कंपोनेंट्स क्या है और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव क्या है। परफॉर्मेंस लिंक मतलब ज़्यादा अच्छा काम करोगे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, कम काम करोगे कम पैसा मिलेगा। एंड फिक्स्ड कंपोनेंट मतलब काम करो या मत करो आपको इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको एनुअल रिपोर्ट के अंदर बतानी पड़ती हैं। बोर्ड प्रोसीजर भी बताया है कि कम से कम आपको एक साल के अंदर 4 मीटिंग तो करनी पड़ेगी, जिसमें 2 मीटिंग्स के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है 4 महीने का, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, जैसा कि हम ऊपर सेक्शन 173 के अंदर पढ़कर आ चुके हैं, फर्स्ट टॉपिक जो था अपना। ओके, चलिए, जो डायरेक्टर है हमारी कंपनी का वो 10 कमिटीज से ज़्यादा के अंदर मेंबर नहीं होना चाहिए, और अगर वो चेयरमैन है किसी कमिटीज़ के अंदर तो 5 कमिटीज से ज़्यादा चेयरमैन नहीं होना चाहिए। कौन सी? सारी की सारी कंपनीज मिलाकर, ठीक है, जहां पर भी वो डायरेक्टर है। ठीक है, तो उसकी जितनी भी सारी कंपनीज हैं उसके अंदर 10 से ज़्यादा वो मेंबर नहीं हो सकता कमिटीज़ के अंदर, एंड 5 से ज़्यादा चेयरमैन नहीं रह सकता वो। चलेगा? चलिए, मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। हमारा जो मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस जो रिपोर्ट है वो आपको कंसिडर करनी पड़ती है, एनुअल रिपोर्ट के अंदर डालनी पड़ती है आपको। ठीक है ना, उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती है मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, ठीक है, सेगमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस कैसी चल रही है हमारे क्या रिस्क है, कंसर्न्स हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या चल रही है, ठीक है, या फिर मटेरियल डेवलपमेंट क्या है। सो ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी एनुअल रिपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका शेयर होल्डर्स। सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर्स की जितनी भी कंप्लेंट्स रहती हैं उसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर एड्रेस करना पड़ेगा, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, नॉन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस शीट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एटसेट्रा। जो भी शेयर होल्डर्स की क्वेरीज वगैरह हैं आपको सॉल्व करनी पड़ती हैं। चलिए, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपको अपने एनुअल रिपोर्ट के अंदर डिटेल में डालनी पड़ती है रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बताना पड़ता है कि हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर क्या क्या किया है। चलेगा? नेक्स्ट आता है कंप्लायंस। आपको एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है ऑडिटर से, ठीक है, कि भाई हम सारे के सारे कंप्लायंस कर रहे हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग। ये आपको जो देता है, ये आपको देता है PCS, दैट इज प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, जो कि आपके यहाँ का सेक्रेटरियल ऑडिट करता है। चलेगा? ठीक है। नाउ ये सर्टिफिकेट जो है आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर लगाना पड़ेगा और आपको स्टॉक एक्सचेंजेस को भी भेजना पड़ेगा। ये है बेटा सारे के सारे सेबी के अंदर करने वाले कोड। बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है चीज़ें सारी की सारी? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अपन आते हैं कंपनीज एट 2013 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। बहुत ही छोटा सा टॉपिक दे रखा है, ये देखो, इतना छोटा सा कि ख़त्म ही नहीं होता है। सर हमको पूरा पढ़ना है क्या? नहीं, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले ये बात कर रहा है कि हमारे कंपनीज बिल के बारे में, कि हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो पास होने से क्या था, पहले बिल था, ठीक है, तो बिल हुआ, बिल पास हुआ पार्लियामेंट के अंदर और एनेक्ट हो गया कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल चेंजेस किए गए ताकि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अच्छे से ला सकें। क्या क्या हमने करे सर? देखो, हमने बोर्ड ओवरसाइट प्रोसेस के रिगार्डिंग प्रोविजंस डाले, हमने सबसे पहली बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग अच्छे खासे प्रोविजंस डाले लिस्टेड कंपनीज के लिए, है ना, एंड ऑल लिस्टेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और सारी के सारी लिस्टेड कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखना पड़ता है, ठीक, कितना, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड ऑफ सच कंपनीज कंप्राइजिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो इस तरीके से हमने हमारे कंपनीज 2013 के अंदर अच्छे खासे चेंजेस किए ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम एंश्योर कर सकें। बस आपको इतना ही पढ़ना है इसके अंदर। चलेगा? ज़्यादा परेशान मत होना। नेक्स्ट आते हैं अपन ऑडिट कमेटी के ऊपर। हमारी ऑडिट कमेटी सेक्शन 177 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सेबी के अकॉर्डिंगली, है ना,
अब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली पढ़ लेते हैं। आपको एक ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। कौन कौन सी कंपनीज? जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं या फिर सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज। सर ये अच्छा है, अदर क्लास ऑफ क्लासेस ऑफ कंपनीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, यहां फंस गए आप। यहां पर आपको बता रखा है कि अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज क्या होती है। ठीक है, ये लीजिए। सबसे पहले सारी की सारी पब्लिक कंपनीज जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है। पेड अप सारी पब्लिक कंपनीज जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर सारी पब्लिक कंपनीज जिसका एग्रीगेट ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स 50 करोड़ से अगर ज़्यादा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी कंपनी में एक ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। चलेगा? यानी कि सर हमने ये चीज़ समझ ली है कि प्राइवेट कंपनी को नहीं बनानी पड़ती है। यस और नो? सिंपल सी बात है। चलो सीधा आ जाइए यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी के रिगार्डिंग क्या क्या कितने कितने लोग रहेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मिनिमम 3 डायरेक्टर रहेंगे। ठीक है, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो मेजॉरिटी क्रिएट करेंगे, यानी कि कम से कम 3, अगर 3 का हाफ तो फिर राउंड ऑफ करके अपन क्या कर देंगे, कम से कम 2 तो फिर अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहने ही चाहिए। चलेगा? जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैं उनके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी एक रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी ना। आपका जो भी कंपोजिशन है ऑडिट कमेटी का, उसका आप डिस्क्लोज करोगे बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। आप बताओगे कि हमने किस किस को अपॉइंट किया है और वो कौन कौन पर्सन्स हैं। चलेगा? चलिए, ट्रांजिशन पीरियड बेसिकली ये बोलता है कि आपके एक्ट के कमेंसमेंट के 1 साल के अंदर अंदर आपको न्यू कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली क्या बनाना है, अपनी ऑडिट कमेटी बनानी है। मतलब सपोज हमारी 2010 से बनी हुई ऑडिट कमेटी, तो ठीक है, तो हो सकता है हमने किसी और तरीके से बनाई हुई हो ना। 2013 एक्ट आया, तो जैसे ही वो एक्ट आया उसके 1 साल के अंदर हमको 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंगली हमको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। चलेगा? चलिए, नेक्स्ट आता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिट कमेटी। क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या काम करेंगे, वो अपन देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। क्या कह रहे हैं बच्चे? हाँ, बट अब तो कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि जिसको करना था उसने तो कर लिया है ना, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये। ठीक है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2000 को आए तो टाइम हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, है ना। तो हालांकि ये एक्ट के अंदर तो डाला ही गया था। ठीक है, जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था तो उसके अकॉर्डिंगली आपको 1 साल के अंदर करना पड़ता था। ठीक है, चलो, तो पहला काम देख लिया अपन ने, ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस देते हैं ये लोग। ठीक है, ये लोग रिव्यू करते हैं, है ना, एंड मॉनिटर करते हैं ऑडिटर का इंडिपेंडेंस, कि भाई कितना इंडिपेंडेंट है वो। एग्जामिनेशन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो ये ऑडिट कमेटी का भाई काम है। ठीक है, अप्रूवल और सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी विद रिलेटेड पार्टीज, यानी कि रिलेटेड पार्टी से अगर कंपनी डील कर रही है तो उसको अप्रूव करना है कि नहीं करना है, वो ऑडिट कमेटी देखती है। स्क्रूटिनी करते हैं ये इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को। ठीक है, यानी कि कंपनी अपने ही अंदर लोन देती है या कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको स्क्रूटिनी करने का काम इनका है। चलिए, वैल्यूएशन करते हैं हम अंडरटेकिंग्स और एसेट्स का। ठीक है, इतना बहुत है मेरे ख्याल से, है ना, इतना करोगे काफ़ी है। ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिट कमिटी। नाउ इन्वेस्टिगेशन बाय ऑडिट कमिटी, सिंपल सी बात है, हमारी ऑडिट कमिटी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है फुल अच्छे से। ठीक है, और उसके पास ये पावर है कि वो प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकती है एक्सटर्नल सोर्सेज से। ठीक है, नाउ रोल ऑफ ऑडिट कमिटी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अपन सेबी के अंदर पढ़ के आए हैं। देखिए, कॉल फॉर कमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, स्कोप ऑफ ऑडिट जिसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं एंड रिव्यू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इसके रिगार्डिंग जो रिलेटेड इश्यूज हैं, है ना, इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के रिगार्डिंग, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये है हमारा काम ऑडिट कमिटी का। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू बी हर्ड इन द मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमिटी, यानी कि ऑडिट की मीटिंग के अंदर, ऑडिट कमेटी के मीटिंग के अंदर सबको बोलने का मौका मिलेगा। किस किस को? ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी को,
एंड की मैनेजरियल पर्सनल्स को बोलने का मौका दिया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन, यानी कि अगर 177 के अंदर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो फिर आपको कितना लगेगा? कंपनी पर फाइन 1 लाख रुपए से कम नहीं, जो जा सकता है 5 लाख, और अगर ऑफिसर है तो इम्प्रिजनमेंट रहेगा मैक्सिमम 1 ईयर, और फाइन रहेगा 25,000 से कम नहीं, जो जा सकता है 1 लाख और विद बोथ। ठीक है, ये यहाँ पे खत्म। ये विजिल मैकेनिज्म एक नया टॉपिक है बेटा। विजिल मैकेनिज्म मतलब जहां पर हम क्या करते हैं, विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म सुना है? हाँ बोलो बेटा। हिमांशु बोलो बेटा। ये पेनल्टी कैसे याद करें? पेनल्टी याद मत करो बस इतना ही है। ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ उसके आसपास का अगर आप पता चल जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि आपके पेनल्टी के रिगार्डिंग बेटा क्वेश्चंस आते भी नहीं है, और आते भी हैं तो 2 से 4 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, सो ऐसी चीज़ें रहती है इसके अंदर, चलेगा ना। विजिल मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं अपन, तो विजिल मैकेनिज्म किस किस में होना चाहिए भाई? हर एक लिस्टेड कंपनी के अंदर। ठीक है, दूसरा जो भी अदर क्लास ऑफ कंपनीज। सर अदर क्लास ऑफ कंपनीज मतलब देखो ऐसी कंपनीज जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, क्या मैं शॉर्ट फॉर्म में कह सकता हूं एलिजिबल कंपनीज? पढ़ के आए ना अपन, एलिजिबल कंपनीज। या फिर जिसका बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 50 करोड़ से ज्यादा है, तो फिर उन लोगों को विजिल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा काम क्या है विजिल मैकेनिज्म का? भाई जो भी आपके फ्रॉड वगैरह होते हैं उसको आप रिपोर्ट करते हो अपनी कंपनी के अंदर, बस वही है विजिल मैकेनिज्म, है ना। उसके अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। विजिल मैकेनिज्म ये भी प्रोवाइड करता है कि आपको एडिक्वेट सिक्योरिटी दी जाए अगेंस्ट द विक्टिमाइजेशन, यानी कि अगर कोई बंदा कंपनी के अंदर हो रहे फ्रॉड के बारे में बताता है तो फिर जरूरी है कि भाई उसको सेफगार्ड किया जाए, वरना उसको तो मार डालेंगे सबके सब, है ना। ऐसा कई केसेस के अंदर वो सीधा चेयरपर्सन के पास जा सकता है ऑफ द ऑडिट कमेटी, स्ट्रेट एक्सेस है आपको, डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, चलिए ये नीचे का पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, लीव इट। आपको विजिल मैकेनिज्म के बारे में इतना ही पढ़ना है। ठीक है, और पेनल्टीज सेम टू सेम है जैसे ऑडिट कमेटी, दैट इज सेक्शन 177 के अंदर अगर आप गलती करते हो तो उसके अंदर होती है वैसे ही, चलेगा। चलिए नेक्स्ट आता है आपका एनआरसी। नाम में पता चल रहा है, नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन, यानी कि ये कमेटी का काम क्या है भाई, किसको नॉमिनेट करना है, कौन रहना चाहिए, कौन नहीं रहना चाहिए, कितना रिम्यूनरेशन देना चाहिए, ये सारी की सारी बातें करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब कौन सी कंपनी को बनाना है एनआरसी वो देख रहे हैं। तो सारी पब्लिक कंपनीज जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, सारी पब्लिक कंपनीज का टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर सारी पब्लिक कंपनीज जिसका बैंक्स और आउटस्टैंडिंग लोन्स वगैरह 50 लाख करोड़ से ज़्यादा होता है, उसको एनआरसी बनानी पड़ती है। ओके, चलो कंपोजिशन फुर्ती से देख लेते हैं। 3 या उससे ज़्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट हाफ आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। क्लियर। फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। अरे हमको तो सर पहले से ही पता है फंक्शंस। ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे होने चाहिए हमारे यहाँ पे, है ना। एक मिनट, ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं डायरेक्टर्स को कि किस डायरेक्टर को रहना चाहिए, किस डायरेक्टर को सीनियर मैनेजमेंट पे बिठाना चाहिए, और फिर रिकमेंड करते हैं कि इसको अपॉइंट करो, इसको निकाल दो, इसको ऐसा करो वैसा करो। ठीक है, नेक्स्ट जो कमिटी है वो फॉर्मुलेट करती है डिटरमाइनिंग द क्वालिफिकेशंस, मतलब ये लोग डिटरमाइन करते हैं कि भाई क्या क्वालिफिकेशन रहेगी तो हम उसको डायरेक्टर बना लेंगे, एंड इंडिपेंडेंस भी बनी रहे, इसके रिगार्डिंग ये बात करते हैं। थर्ड, जो कमिटी है वो एक पॉलिसी बनाएगी। ठीक है, पॉलिसी के अंदर क्या क्या रहेगा कि भाई आपका रेम्यूनरेशन जो है वो रीजनेबल रहे और सफिशिएंट रहे। ऐसा नहीं हो कि डायरेक्टर सिर्फ आता है और जाता है और उसको 1 करोड़ रुपए महीने का मिलता है, ऐसा नहीं है ना। रीजनेबल रेम्यूनरेशन हो, जिससे क्या हो सके, उसको हम अट्रैक्ट कर सकें, रिट्रेन कर सकें और मोटिवेट कर सकें रहने के लिए। चलिए नेक्स्ट, आपका जो रिलेशनशिप है रेम्यूनरेशन और परफॉर्मेंस का वो बहुत क्लियर होना चाहिए और मीट एप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस बेंचमार्क,
यानी कि जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, सीधी सी बात है, चलेगा। जो भी आप रिम्यूनरेशन दे रहे हो डायरेक्टर्स, केएमपी या सीनियर मैनेजमेंट को, वो इन्वॉल्व करता है बैलेंस बिटवीन द फिक्स्ड एंड इंसेंटिव पे, यानी कि जो भी आप दे रहे हो पैसा उसके अंदर फिक्स्ड कितना है और इंसेंटिव वाइज कितना है, ये बराबर बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। और ये पॉलिसी आपको बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डालनी पड़ती है, चलेगा। ये हो गया आपका एनआरसी, नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमिटी। नेक्स्ट आते हैं अपन स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी। स्टेक होल्डर का मतलब होता है बेटा सारे लोग जिसका कंपनी के अंदर कुछ क्लेम है या कंपनी से कुछ लेना देना है, यानी कि आपके कंज्यूमर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल अथॉरिटीज, बैंक्स, ठीक है, सप्लायर्स, रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स, सब ये सब क्या कहलाते हैं, स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे बनानी पड़ेगी, देखिए कितने लोग होंगे इसके अंदर। अगर आपके यहाँ पे 1000 शेयर होल्डर्स से ज्यादा क्या हैं, शेयर होल्डर्स हैं या डिबेंचर होल्डर्स हैं या कोई सिक्योरिटी होल्डर्स हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो आपको फिर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी बनानी पड़ती है, चलेगा। कंपोजिशन देख लीजिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए और बाकी मेंबर्स डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से लोग इसके अंदर होने चाहिए। अच्छा, फंक्शंस क्या है, जो भी सिक्योरिटी होल्डर्स की जो कंप्लेंट्स होती है, ग्रेवियंसेस मतलब कंप्लेंट्स, वो सारी की सारी आपको क्या करनी है, कंसिडर करनी और रिजॉल्व करनी होती है, ठीक है। ये लीजिए, ये खत्म हो गया आपका स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। नाउ आता है आपका सीएसआर कमिटी, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी। इसके अंदर ये हर कंपनी पर अप्लाई होता है। कौन कौन सी कंपनी, देखो जिसका नेटवर्थ 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर एक ऐसी कंपनी जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उसको सीएसआर कमिटी बनानी पड़ती है, चलेगा। किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको ये आप टच करते हैं, आपको सीएसआर बनानी पड़ती है कमिटी, ठीक है। कंपोजिशन में क्या देखते हैं अपन, देखिए आइए, सेम ऑडिट कमिटी नहीं बेटा, अलग अलग है। जो 500 करोड़, क्या बात कर रहे हो आप, नहीं नहीं नहीं, 500 नेटवर्थ नहीं बेटा, 5 करोड़ ही नेटवर्थ है इसके अंदर, सॉरी नेट प्रॉफिट इसके अंदर। जो सीएसआर कमिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके अंदर नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो आपको बनानी पड़ेगी, चलेगा। नाउ इसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा आप डायरेक्टर्स रख सकते हो, जिसके अंदर कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा, हाँ जी। फंक्शंस क्या है इसका, ये सीएसआर जो हमारी कमिटी है, ये सीएसआर पॉलिसी बनाती है कि आपको कौन सी एक्टिविटीज़ पर पैसा खर्च करना है, जो कि एक्टिविटीज शेड्यूल 7 के अंदर दे रखी है, ठीक है। और रिकमेंड करते हैं ये अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कि कितना पैसा आपको खर्च करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका सीएसआर पॉलिसी को मॉनिटर करते हैं ये सीएसआर कमिटी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कितना एक्सपेंडिचर हमको करना पड़ेगा, तो ये बोलता है कि हर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका एवरेज निकालो नेट प्रॉफिट का, कितने साल का, 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स का, यानी पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स का नेट प्रॉफिट निकालो, उसका एवरेज निकालो और उसका कम से कम 2% आपको सीएसआर के ऊपर खर्च करना पड़ता है, ठीक है। एंड आपको बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बताना पड़ता है ये सारे के सारे अमाउंट, ठीक है, कितना आपने किया, एनुअल रिपोर्ट देनी पड़ती है। और अगर हमारी कंपनी पैसा खर्च नहीं कर पाती है, तो फिर आपको रीज़न बताने पड़ते हैं कि हमने पैसा खर्च क्यों नहीं किया, चलेगा। चलिए सर नेट वर्थ 500 करोड़ है, अच्छा यहाँ पर, अच्छा ओके, मैं नेट प्रॉफिट देख रहा था, हाँ यहाँ पे बिल्कुल सही हो, यहाँ पे नेटवर्थ 500 करोड़ है, बिल्कुल सही, नेटवर्थ आपकी 500 करोड़। फिर इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी आती हैं, जैसे कि कोई भी बाढ़ से हुआ, या फिर प्रॉवर्टी को इरेडिकेट करने का हुआ, या फिर गरीबों को खाना खिलाना, गरीबों के लिए हॉस्टल बनाना, है ना, हॉस्पिटल वगैरह, हाउस बनाना, ये सारे के सारे सीएसआर के अंदर कवर होते हैं। अगर आपको देखना है तो आप शेड्यूल 7 के अंदर जाकर देखो, आपको डिटेल में मिलेगी चीज़ें, चलेगा।
सर उस एरिया में जिसमें, ओके, हाँ जिसमें है, हाँ उसी एरिया में जिसमें है। ऑफ कोर्स अगर सपोज मुंबई के अंदर है तो कंपनी प्रायोरिटी देगी मुंबई को सबसे पहले, ठीक है, बाद में बाकी जगह पर वो करती है, ठीक है। सो बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर से कल, ठीक है। सो ये ऑलमोस्ट कवर हो गया था आपका ये चैप्टर, ठीक है, मात्र 2-3 पेजेस का बचा था। सो अपन इसको कल लेते हैं एंड कल के कल में ही एक नया चैप्टर अपन इसमें चालू कर देंगे। चलेगा बच्चों, बताइए, इज इट क्लियर? हाँ आई नो बेटा, टाइम हो गया है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया बात करके एंड चलिए कल मिलते हैं।